वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जो लोग लेट आते हैं ना, उनके बीच में सलाम प्लीज मत किया करो, तो वो बीच में ब्रेक होता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the remaining part of our lesson. Name of the lesson is health and diseases. The remaining part of our lesson, the name of the lesson is health and diseases. Second lesson, health and diseases. We have completed all these points. We will revise. We have seen types of diseases. Then मैंने आप लोगों को types of diseases बता दिए थे, और all these type of diseases I have shown you all the clippings. मैंने उसकी सब क्लिपिंग्स बता दी थी, क्लिपिंग्स मैंने बता दी थी कि उसमें क्या क्या है, उस किस तरह से आप लोगों को वो डिसीज के बारे में, उसके जो भी माइक्रोब्स हैं उसके, जिसके कारण से वो डिसीज होती है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो है वो विजुअलाइज कराई है, दिखाई है। ठीक है, तो यही चीज का लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, जैसे है इंटरनेट माय फ्रेंड, उसमें WHO के बारे में मैंने आप लोगों को बताई। फिर बीच में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब भी हम लोगों ने देखे। सब इम्पोर्टेंट डिसीज में हमने, आज के तारीख की इम्पोर्टेंट डिसीज में हमने देखा डेंगू के बारे में, डेंगू के बारे में हमने देखा। फिर डेंगू के बाद में हमने एड्स के बारे में देखा, एड्स के बाद में हमने रेबीज के बारे में देखा, जो आपके किताब में दिया हुआ है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी जो किसी के छूने से नहीं होती। बहुत सारी हमने भी पीछे बीमारियां पढ़े जो छूने से होती है किसी के। सो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस से पहले आप लोगों को यहाँ पर दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। Why the animal cages and their living places should not be near the kitchen? जो हम पेट्स पालते हैं ना घर में, जो हमारे पेट्स होते हैं, कोई डॉग पालता है, कोई कैट पालता है ना। सो ये सब जो पेट्स हैं, इन लोगों के जो केजेस होंगे, या पैरेट होता है तोता, है ना, कोई मैना पालता है, कोई कबूतर पालता है, कोई खरगोश पालता है। सो ऑल दिस पेट्स, इनके जो केजेस होते हैं ये हम लोग किचन में नहीं रख सकते। क्यों? थोड़ा सा सोच के बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। Why we cannot keep these cages near the kitchen? किचन में रखने से क्या होगा? अगर किचन में हमने इनके पिंजरे रख दिए, जो पेट्स हैं उनके पिंजरे किचन के पास रखे, तो क्या होगा? आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? यस मिस। तो जवाब दो ना जल्दी से। इतना सा सिंपल सा सवाल है कि जो आप लोग पालतू जानवर पाल रहे हो, डॉग है, कैट है, या जो कुछ भी है, उसको हम लोग किचन में नहीं रख सकते। क्यों? बोलो जल्दी। गंदगी होगी और बीमारी होगा। वेरी गुड। क्या होगा? बीमार हो सकते। हाँ, क्योंकि पेट्स है ना, वो कितना भी हुआ तो एनिमल्स है ना, एनिमल्स के जो फर होता है ना, उनकी बॉडी के ऊपर हमेशा कोई ना कोई जो है वो, कोई ना कोई जो है उनके बॉडी के ऊपर जो उनका, हमारे जैसे उन लोग कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं ना, तो उनके बॉडी में जो है वो कोई ना कोई माइक्रोब्स होते हैं, हाँ, जो हमको डिसीज फैला सकते हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग उनका केज जो है वो किचन में नहीं रख सकते। वी कैन नॉट कीप देयर केज नियर द किचन बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ जर्म्स ऑन देयर बॉडी, सो दे कैन हार्म अस। इतना सिंपल सा जवाब लिखना है। Pets can have lots of germs which can harm us or which can spread diseases. So we cannot keep them near the kitchen. उनको हम किचन के पास में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को आंसर करना है। कुछ छोटे छोटे सवालात है। सेकंड क्वेश्चन है आपका वहां पर, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। हमने अभी रेबीज के बारे में पिछली बार पढ़े थे। तो रेबीज का सिम्टम्स क्या है, क्या होता है कुत्ता काटने के बाद में उस इंसान को रेबीज हुआ है, ये हमको कैसे पता लगता है? कैसे पता लगता है हमको? कुत्ता ने काटा है तो हमको उसको कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज की शिकायत हुई है, ये हमको कैसे पता लगता है? हाँ,
जल्दी बताओ। हमको पानी से डर लगने लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अरबिया के लिए सब लोग क्लैप करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही बताया अरबिया ने कि उन लोगों को जो है वो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है उनको? हाइड्रोफोबिया उसको बोला जाता है। उनको पानी से डर लगने लगता है। उनके ऊपर पानी अगर डाल दिया गया तो वो जो है वो बहुत ही मतलब बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो है वो ज्यादा पानी अगर आपने डाल दिया तो कोई कोई मर भी जाता है। तो ये जो है वो रेबीज के कारण से उसके सिम्टम्स ये हैं। और वो इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है, उसको बुखार आता है। हाँ, तो फोबिया मतलब होता है कोई भी चीज से जो होता है वो डर। फोबिया यानी डर, यानी या उसको नापसंद करना। फोबिया वर्ड का मतलब होता है डर या उसको नापसंद करना। तो इस वजह से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सबके ऊपर जो है वो चिड़चिड़ के गुस्सा होने लगता है। तो ये सब जो है वो इससे हमको पता लगता है कि इसको रेबीज शायद हो गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में सबसे पहला नाम देखो कौन सी बीमारी का है यहाँ पर? कौन सी बीमारी का नाम है? कैंसर। कैंसर, है ना। कैंसर। उस दिन मैंने आप लोगों को बहुत सारे इसके भी पिक्चर्स बता दी थी कैंसर के, किस किस जगह पे कैंसर होता है। ब्रेन में हो सकता है, लिवर में हो सकता है, माउथ में हो सकता है। और ये सब जो है वो इंसान की बुरी आदतों की वजह से या कुछ उसने अपने साथ में गड़बड़ की है तो ही उसको ये बीमारी होती है। खाने पीने में कोई फर्क आ गया है, या खाने पीने के वक्त में फर्क आ गया है, या ज्यादातर जो है वो हमारे यहाँ पे लोगों को आदत है सिगरेट पीने की, है ना, शराब पीने की, है ना। शराब पीने से जो है वो लिवर खराब हो जाता है और सिगरेट पीने से लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसकी वजह से ये डिसीज होती है। डिसीज यहाँ पर ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। ये नॉन इन्फेक्शियस यानी मैंने अभी आप लोगों को बताई थोड़ी देर पहले कि नॉन इन्फेक्शियस यानी, बोलो, जो छूने से नहीं फैलता। हाँ, जो एक दूसरे को छूने से एक दूसरे को नहीं फैलता। यानी कैंसर के मरीज के बाजू में हम लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, उसके साथ में हम लोग रह सकते हैं, तो हमको वो बीमारी उसकी हमको नहीं हो सकती। ठीक है। Disease which do not occur through infection and body contact are called non-infectious diseases. इसको पूरा अंडरलाइन करेंगे। non-infectious disease के डेफिनेशन है ये, इसको अंडरलाइन करेंगे। सवाल अगर आता है what is non-infectious diseases, तो उसका यही आपको जवाब लिखना है। क्या लिखेंगे जवाब? डिसीज विच डू नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से ये डिसीज नहीं होती है। एंड बॉडी कांटेक्ट, किसी के साथ में बॉडी कांटेक्ट किया हमने, उसके साथ में उठे बैठे खाना खाए, तो उसकी वजह से ये नहीं होती। सो दिस डिसीज इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सच डिसीजेस अराइजेस इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, उनके खुद की बॉडी में अपने आप ये बीमारी जो है वो पैदा हो जाती है। ड्यू टू सर्टेन रीजन, सर्टेन रीजन यानी कुछ अलग अलग मुख्तलिफ कारणों की वजह से ये बीमारी उसके बॉडी में खुद पैदा हो जाती है। ये बीमारी वो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये था ना इसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ, ऐसा वो बंदा नहीं बोल सकता। वो खुद जिम्मेदार होता है उसके कैंसर की, उसके बॉडी के अंदर कैंसर हुआ है उसकी। और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मालूम है? सबसे बड़ी वजह, जो इंसान काहिली करता है ना, सोचता है कि मैं काम कम करूं, जिस इंसान ने ये सोचा कि मैं काम कम करूं उसको कैंसर जरूर होना चाहिए। जो इंसान ने ये सोचा कि मैं काम कम करूं उस बंदे को कैंसर होना ही चाहिए। और जो इंसान अपनी बॉडी को जितना कष्ट देता है, जितनी मेहनत करता है, जितना ज्यादा काम करता है, जितना ज्यादा थकता है, जितना ज्यादा उसके बॉडी में से पसीना निकलता है, तो उस इंसान को जिंदगी में कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना आराम करना है, कितना आपको अपने आप को
काहिल बना के रखना है तो अपने घर, आपके बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर का घर बनाना है। बात मेरी क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? यस हाँ, मिस, तो ये अल्लाह ताला यस ने, मिस। ये अल्लाह ताला ने दी हुई सजा है उन लोगों के लिए जो काहिली करते हैं, जो काम करने से बचते हैं, काम नहीं करते हैं। तुम जितना ज्यादा काम करोगे, झाड़ू पोछा ये सब जो मेहनत के काम है ना, बर्तन भांडी कपड़े, ये मेहनत के काम है, ये जितना तुम करोगे ना उतना तुमको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे या नहीं होंगे, तुमको कभी भी नहीं होगा जिंदगी में। अब यहाँ पर दिया हुआ और कोई बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए। बॉयज, ऑल बॉयज सुन रहे हैं आप लोग? आपको जरूरत ही नहीं है कि मुंह में कुछ भी मोगली सोगली पोगली कुछ भी डालने की। हाँ, क्या जरूरत है? अगर ऐसा कुछ लगता है, मुंह का टेस्ट अगर ऐसा लगता है तो बड़ी सौंफ खा लो। वो भी कौन सी बड़ी सौंफ? वो बाहर जो पैकेट में मिलती है वो वाली बड़ी सौंफ नहीं, तुम्हारे अम्मी ने जो किचन में रखी हुई बड़ी सौंफ है ना, वो। समझ में आ रही बात? सुपारी ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिसको खाना है ये समझ जाओ कि तुम लोग अपने बॉडी के अंदर कैंसर का घर बना रहे। क्लियर हो रही है बात? मुबीन, फरहान, हामिद, हेलो, साहिल, यस मिस। सुन रहे हैं ना सब लोग? मुबीन का है? मुबीन की आवाज नहीं आ रही। मुबीन, फरहान, हामिद मैं बोल रही हूँ। ठीक है, समझे आप लोग? हाँ, अनकंट्रोल्ड एंड, यहाँ पे दिया हुआ है अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल। कैंसर का मतलब क्या है? अनकंट्रोल, वो सेल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत फास्ट डिवाइड एंड रीडिवाइड होते रहते हैं। एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर यानी क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। सिंपल। तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई, तुमको अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, खाने पीने में भी कुछ भी ऐसा खाए जा रहे, कुछ भी जो अनाप शनाप मिल रहा है खाए जा रहे, तो तुमको ही अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो बॉडी भी क्या करेगी? अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखेगी। वो भी अपने अंदर क्या करेगी? अलग अलग टाइप के एक्स्ट्रा सेल्स बनाना शुरू करेगी और फिर आपको कैंसर हो सकता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो एक जगह पे कैंसर के सेल आ जाते हैं, एक जगह पर कैंसर के सेल आ जाते हैं और उन लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, जिसकी वजह से लंप हो जाता है। लंप यानी गांठ बोलते हैं ना जिसको, गांठ, लंप हो जाता है, अलग अलग जगह पे उसकी गांठें पैदा हो जाती है। ऑफ कैंसरियस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। उसी को क्या कहा जाता है? ट्यूमर बोलते हैं ना। इसके ट्यूमर का ऑपरेशन है, फिर वो पेट में से इतना बड़ा गोला निकालते हैं, सब करते हैं ना ऑपरेशन। तो ट्यूमर यानी क्या है? वही कैंसर के सेल जो है वो एक जगह पर आकर उसका जो है वो गोला बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा गांठ बना लेते हैं, तो उससे जो है वो ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट यानी विच कैन ट्रैवल। मैलिग्नेंट का मतलब लिखो, मैलिग्नेंट का मतलब लिखो विच कैन ट्रैवल। यानी ये गांठ जो है वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अगर हो गई है तो हमारे बॉडी में वो वहीं पर रहेगी। वो गांठ हमारे बॉडी में किधर से भी किधर ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, वो गांठ हमारे बॉडी में किधर से भी किधर ट्रैवल कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। हाँ, और ट्यूमर का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स। यानी वही मैंने जैसे कि बताया कि एक जगह पे आके जो है वो सेल्स जो है वो जमा हो जाते हैं और गांठ बना लेते हैं, उसको बोला जाता है ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट का मतलब भी समझा और ट्यूमर का भी मतलब समझा आप लोगों को अच्छी तरीके से? मैलिग्नेंट यस वो मिस। गांठ, कैंसर की वो गांठ, वो ट्यूमर, ट्यूमर यानी कैंसर की गांठ, वो ट्यूमर जो पूरे बॉडी में आपके घूमता है उसको बोला जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स में हो सकता है ये कैंसर। उस दिन मैंने आप लोगों को सब ट्रिक्स बताई थी, लाइक लंग्स, माउथ, टंग, लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन, टिश्यू लाइक ब्लड।
यानी इतनी जगह पे कैंसर होता है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं उसके अलग अलग पिक्स, फटाफट मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। जो आपकी किताब में यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक चीज देख लो आप लोग। ये कैंसर जो आपको बताया जा रहा है, आपकी किताब में जो तस्वीर है ना ये वाली, ये देखो कितनी खतरनाक और भयानक दिख रही है। ये किसकी वजह से हो रही है? देखो यहाँ लिखा हुआ है टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, ये 2 कारण की वजह से ये वाला कैंसर हो रहा है। यानी ये खाली टोबैको च्यूइंग यानी तंबाकू खाना नहीं सिर्फ, उसमें सब कुछ आ गया, आपका गुटखा वगैरह सब, पान सुपारी मोगली फोगली सब। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं बताने जा रही हूँ, अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगा, तब तक आप लोग ये तस्वीर देखेंगे। तो ये जो डिसीज है ये आपकी इसकी वजह से होती है। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लंग कैंसर, जो फेफड़े का कैंसर होता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर, है ना? ये फेफड़े का कैंसर है, लंग कैंसर। ये एडवांस लंग कैंसर है, यानी इसमें फेफड़े जो है वो एकदम बेकार हो चुके हैं, फेफड़े पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो है वो एडवांस लंग कैंसर है, ठीक दिख रहा है? ये रेड रेड बीच में दिख रहा है ना, ये वाला यस मिस। हाँ, ये लंग कैंसर है, पूरा फेफड़ा इसने जो है वो कैंसर के सेल ने इसको खराब कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माउथ कैंसर तो आपकी किताब में दिया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। माउथ कैंसर देखते हैं। ये देखो, ये उस दिन मैंने आप लोग को बताई थी, ये सब जो है वो गुटखा फुटका खाने वाले लोग हैं ना, उनकी वजह से। गुटखा फुटका खाने वाले लोग हैं ना, उन लोगों का देखो, ये जहाँ पे मुंह के अंदर ही रखते हैं ना, दबा के गुटखा रखते हैं, यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे दांत के पास देखो कैसा हो गया है, ये देखो दिख रहा है। तो ये सब जो है वो पान बीड़ी गुटखा ये सब खाने वाले लोगों के मुंह की हालत ये हो जाती है, ये है माउथ कैंसर। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं टंग कैंसर, जबान का कैंसर। तो यहाँ पे ही आप लोगों को दिख रहा है ये टंग कैंसर है ना? ये टंग कैंसर है, जबान का कैंसर। और भी हम लोगों को दिखाई देगा, और भी बहुत सारे पिक्चर्स है टंग कैंसर के, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये सब जो है वो टंग कैंसर के जो है वो, ये जबान में सब कैंसर कैसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम ये मुंह के अंदर चीजें नहीं रखेंगे तो ये हमको होगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगला देखते हैं हम लोग स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर देखेंगे अभी। पेट का कैंसर जो होता है वो, पेट में किस तरह से कैंसर हो जाता है, स्टमक कैंसर ये है, पेट के अंदर का कैंसर। और ये किस वजह से होता है? ज्यादातर जो लोग बहुत ज्यादा चटपटी तली हुई ऐसी चीजें खाते हैं ना, एकदम मसालेदार चटखारेदार चीजें खाने की जिसको आदत होती है, उसको ये जो है वो स्टमक कैंसर जो है वो होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टमक कैंसर होने के चांसेस उन लोगों को होते हैं जो इस तरह की चीजें खाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिखेगा, ये हमने यहाँ पे अभी देखे थे, ऊपर यही देखा था ये लंग कैंसर का, अभी यहाँ पे से नीचे आते हैं तो ये है स्टमक। ये स्टमक के अंदर कैंसर होता है, जिसको ज्यादातर बार बार एसिडिटी होती है, उसको अल्सर भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये देखते हैं हम लोग स्टमक कैंसर। देखो अंदर से पेट के अंदर कैसे होता है ये कैंसर, कैसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं अभी ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर यानी हम लोगों के सीने में कैसे कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हम लोग देखते हैं। ये ज्यादातर लेडीज लोगों को, औरतों को ये वाला कैंसर बहुत ज्यादा मिकदार में आज की तारीख में हो रहा है। ये जो है वो लेडीज के लिए बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेडीज के ब्रेस्ट में ये जो है वो कैंसर पकड़ लेता है इसमें। तो इस तरह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट जो है वो निकालने पड़ते हैं ऑपरेशन करके। ठीक है, तो बहुत ही गंदा दिखाई देता है जो कि बाद में।
तो इस तरह से जो है वो ब्रेस्ट कैंसर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है वो लोगों को, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूटेरस का कैंसर। यूटेरस कैंसर भी ये लेडीज में ही होता है, औरतों में ही होता है। तो यूटेरस का कैंसर जो है वो यूटेरस किसे कहा जाता है? आप लोग अपने मम्मी के पेट में जब रहते हो ना, बच्चा जब मम्मी के पेट में रहता है उसको बोला जाता है यूटेरस। तो ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे यूटेरस का कैंसर है, ये देखोगे आप लोग, ये यूटेरस का कैंसर है। देखो आप लोग अपनी अम्मी के पेट में जो थे ना वो इसके अंदर में थे, ठीक है। तो ये जो है अल्लाह की बहुत बड़ी शान है कि इंसान को वो किस तरह से पैदा कर रहा है, लेकिन वहीं पर कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कैंसर कैसे पकड़ लिया है वो दिख रहा है आप लोगों को। ये फिर उस औरत को कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता और फिर उसका ये पूरा के पूरा यूटेरस जो है, इसको यूटेरस बोला जाता है, ये पूरा यूटेरस उसका ऑपरेशन करके निकाल देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्किन का कैंसर। स्किन में किस तरह से कैंसर हो जाता है? स्किन कैंसर, हाँ ये स्किन का कैंसर है। देखो कभी भी आप लोगों के अगर मुंह पर कहीं पे इस तरह से दाग धब्बे आते हैं ना, तो तुरंत डॉक्टर को बता दिया करो, क्योंकि दाग धब्बे जो है वो या तो कैंसर के हो सकते हैं या तो फिर दूसरी बीमारी जो हम लोग के स्कूल में चेक करने के लिए आते हैं ना, देखो कैसा हुआ है, देखो स्किन कैंसर दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो स्किन का कैंसर होता है। देखो अभी इस बंदे को ऐसा लग रहा है कि क्या है इसके यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो आप लोग उसके छोटा सा धब्बा है, छोटा सा धब्बा है। यहाँ पर एक बंदे के नाक पर देखो छोटा सा धब्बा है, लेकिन ये जो सब जो है वो कैंसर की ही निशानी है, ये सारे जो है वो कैंसर है। इस तरह के अगर दाग धब्बे आते हैं आपके बॉडी के ऊपर तो उसका आपको ध्यान रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इससे पहले हम लोगों ने स्किन के लिए और भी देखे थे, स्कैबीज जो है वो खुजली की बीमारी है, या रिंग वर्म होते हैं, ये भी हमारे स्किन के ऊपर कैसे होते हैं। तो ये सब चीजों का हमको बहुत ध्यान, देखो ऐसे फोड़े वगैरह आते हैं, तो ये सब किसकी वजह से होता है मालूम है? जो सन की जो रेडिएशन है ना, सूरज की रोशनी, देखो किसी किसी के बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे दाग दिखते हैं। तो इस तरह से सूरज की जो रोशनी होती है ना, सनरेज जो होती है, उसमें आपको ज्यादातर एक्सपोज एकदम नहीं रहना है, क्योंकि एक्सपोज रहने की वजह से ये स्किन के जो है वो कैंसर हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको कोई भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है, हमेशा अपनी बॉडी को चेक करते रहो कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें आ रही है या नहीं, कुछ हो रहा है क्या नहीं, हमको बहुत ध्यान रखना रहता है। अब देखते हैं हम लोग ब्लड कैंसर। हाँ, ब्लड कैंसर हम लोग देखते हैं खून में, ये भी सबसे खतरनाक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। ब्लड कैंसर ये अगर किसी को हो जाता है तो उसमें अक्सर जो है लोगों को पूरा के पूरा खून बदलना पड़ता है। ब्लड कैंसर, देखो खून के अंदर जो खून हमारे आर्टरीज और वेन में जो है वो दौड़ता है, उसमें कैसे कैंसर के सेल्स जो है वो दिखाई देते हैं। कैंसर के सेल जो है वो किस तरह से खून के अंदर जो है हमारे दिखाई देते हैं, ठीक है। कैंसर सेल देखो दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो खून के साथ में जो वो दौड़ रहे हैं, देखो कैसे इसके अंदर, हाँ देखो खून के जो ब्लड सेल्स हैं उसके साथ में वो कैसे दौड़ रहे हैं हमारे
बॉडी के अंदर। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे आरबीसीज जो है, ये रेड ब्लड सेल्स है ना, ये रेड ब्लड सेल्स है, ये आरबीसीज को सीधा फोड़ना शुरू करते हैं, आरबीसीज को फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, पसीना आता है, थक जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें जो है वो हमारे अंदर होने लगती है। तो हमको पता नहीं लगता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये हमने देखे अभी सब कैंसर के किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर जो कैंसर है वो किस तरह से होता है। तो ये हम देखें, अभी हम लोग देखते हैं कि अभी आपके किताब में आप लोग देखेंगे, किताब में देखने के बाद में इसके रीजंस हम लोगों को पता लगेंगे, रीजंस क्या है, इसके कारण क्या है देखेंगे। कंजम्पशन ऑफ टोबैको लिखा है, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, कंजम्पशन यानी मुंह में डालना, इस्तेमाल करना, हाँ, कंजम्पशन यानी मुंह में डालना, इस्तेमाल करना, टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म यानी शराब पीना, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। बहुत से लोग हैं ना भाजी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिस इंसान ने भाजी नहीं खाई, समझ लो उसने अपने पेट के अंदर झाड़ू नहीं मारी। जिस इंसान ने भाजी नहीं खाई उसने अपने पेट में झाड़ू नहीं मारी। मैंने क्या बता रही, समझ में आ रही है बात? और हम अगर घर में झाड़ू नहीं मारेंगे तो हमारे घर में क्या जमा हो जाएगा, क्या जमा हो जाएगा, कचड़ा। कचरा जमा हो जाएगा। तो कचरा। हम अगर भाजी नहीं खाते हैं, ज्यादातर लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, ये भाजी नहीं खाते हैं, यानी हम हमारे पेट में झाड़ू नहीं मारते हैं। और हम अगर झाड़ू नहीं मारेंगे तो हमारे पेट के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर, हमारे खून के अंदर क्या जमा होना शुरू हो जाएगा, कचरा जमाना शुरू हो जाएगा। और ये कचरा बाद में क्या बनाएगा, ये कचरा बाद में क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, कैंसर। कैंसर बनाएगा। कैंसर। तो कैंसर। जिसको भी भाजी नहीं खानी है, अपने आप में ये समझ लो कि तुम अपने अंदर, बॉडी के अंदर झाड़ू नहीं मार रहे हो, कचरा जमा कर रहे हो, और तुमको आगे कैंसर होने वाला है, पक्का पक्का कैंसर होने वाला है, 100%। जो भी भाजी नहीं खाता, ठीक है, तो जिसको खानी है खाओ, जिसको नहीं खानी है मत खाओ, खुशी से भाजी। और फ्रूट्स, फ्रूट्स जो नहीं खाता है, बहुत लोग फ्रूट्स खाने के लिए भी बहुत नखरा करते हैं। तो जो भी फ्रूट्स खाने के लिए नखरा करेगा, भाजी खाने के लिए नखरा करेगा, समझ लो कि वो अपने बॉडी के अंदर झाड़ू मारना नहीं चाहता है, अपने बॉडी के अंदर उसको कचरा जमा करके रखना है और बाद में उसको अपने आप में कैंसर बनाना है। सो फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स इन फूड, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड, जंक फूड यानी क्या, पिज्जा है, बर्गर है, रोड पे का जो भी खाना है आप लोग खाते हो ना, इतना मस्त चाइनीज भेल, कितने लोग जमा होके खाते हैं चाइनीज भेल, क्या कलर लगता है मस्त लाल लाल, फिर वो अंदर जाके भी सब तुम्हारी लाल कर देता है। हाँ, तो इस तरह से जो है वो आप लोग खुद जिम्मेदार हो, अपने बॉडी से खेलते हो, आप लोग अपने आप को आप लोग परेशान करते हो। मम्मी चिल्लाती है, टीचर चिल्लाते हैं, उनका क्या होने वाला है, उनके बॉडी के अंदर जा रहा है क्या, उनके बॉडी में जा रहा है क्या, साहिल, मुबीन, हाँ, किसके बॉडी में जा रहा है, तुम्हारे बॉडी में जा रहा है। वो बेचारे बोलेंगे बोलेंगे चिल्लाएंगे, और क्या होगा, बोलेंगे चिल्लाएंगे और क्या होगा, चुप बैठ जाएंगे बेचारे। और तुमको क्या होता है, क्या ये कितना किरकिर करती है मम्मी, टीचर कितना किरकिर करती है, कितना बोलते रहती है, कितना अच्छा लगता है वो हम लोग को खाने को, और वही चीज हमको मना करती है। तो खाओ, मजे करो, हाँ, फिर बाद में भी बहुत सारे मजे आ जाएंगे और फिर उसकी सजा भी मिलेगी। Are some of the many possible reason, hereditary may also be reason। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप जो है उनको कैंसर होता है, माँ बाप जो है वो पेरेंट्स जो होते हैं उनको कैंसर होता है, तो ऐसे बच्चों को भी नॉर्मल, हाँ, ऐसे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। कुछ माँ बाप को कैंसर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ज्यादातर जो है वो ब्लड कैंसर वाला जो हिसाब किताब है वो है कि अगर माँ बाप में से किसी को भी अगर ब्लड कैंसर है तो उनके होने वाले बच्चे को भी ब्लड कैंसर हो सकता है। तो
ये हेरिडेटरी कहलाता है। हेरिडेटरी का पहले भी हम मतलब देख चुके थे कि जो माँ बाप की तरफ से हमको बीमारी आती है उसको बोला जाता है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको कैंसर है, कैंसर हुआ है, या हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमारे बॉडी के अंदर क्या अलग चीज होती है? तो क्या होता है आपको अक्सर क्रोनिक कफ। कफ क्रोनिक यानी मैंने आप लोग को पिछले बार बताई थी, क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा अरसे तक रहता है, बहुत ज्यादा टाइम तक। हाँ, क्रोनिक यानी बहुत ज्यादा टाइम तक। जब देखो उसको है अंदर कफ, खड़खड़ खड़खड़, उसका गला हमेशा खड़खड़ खड़खड़, उसको हमेशा बलगम आता है, हमेशा कफ रहता है। फिर हॉर्स वॉइस, मोटी मोटी आवाज आती है, हॉर्स ऐसी मोटी मोटी आवाज आती है उसके गले में से, साफ आवाज नहीं आती है। डिफिकल्टी इन सॉलोइंग, उसको गले से कुछ निगलने में तकलीफ होती है। सॉलोइंग करना यानी, सॉलो करना यानी निगलना, उसको कुछ भी सॉलो करने के लिए, निगलने के लिए जो है वो तकलीफ होती है। दूसरा है सिम्टम्स इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन। स्कार यानी अभी हमने देखे ना बॉडी के ऊपर दाग धब्बे जो ऐसे देखे ना हम लोगों ने, तो उसमें जो वो जलन पैदा होती है। इनफ्लेमेबल यानी आपको, इनफ्लेमेबल यानी आपको उसमें जलन, जलन पैदा होती है, उसमें से आपको हमेशा जलन होती है, सूजन आती है, उसके ऊपर सूज जाता है। हाँ, उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपके बॉडी के ऊपर कुछ हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है। लम्प्स इन ब्रेस्ट, जो लड़कियां हैं खास तौर पे, ये लोग लड़कियां ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लड़कों को भी होता है। जो आपके ब्रेस्ट है ना, सीने है ना जो हमारे, तो वो सीने में हमेशा हमको चेक करना रहता है कि उसमें कोई गांठ हुई है क्या। सीने में हमारे हमेशा हमको चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई गांठ हुई है क्या। गांठ यानी लम्स, लम्स यानी ऐसे अंदर आपको गुठली गुठली जैसे मालूम पड़ेगी, तो ये चेक करना है हमको। फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक से वजन जो है वो बिला वजह मालूम ही नहीं पड़ रहा, और वजन जो है वो कम होता जा रहा है, एकदम कम होते जा रहा है, वजन कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो ऐसी अगर कुछ चीजें आपके साथ में होती है तो प्लीज आप लोग डॉक्टर के पास में जाके तुरंत चेक करवाएंगे आपके बॉडी को कि कहीं कोई कैंसर तो नहीं है। डिस्कस द कंट्रोल ऑफ कैंसर एंड प्रिपेयर पोस्टर फॉर द डिस्प्ले इन क्लासरूम। अलग अलग कैंसर की तस्वीरें अभी मैंने आप लोगों को नेट पे बताई हूँ। आप लोग जिसकी भी ड्राइंग अच्छी है वो अलग अलग इसके पोस्टर्स बनाएंगे ड्राइंग करके। जो स्कूल हमारी खुलेगी तो हम लोग क्लासरूम में लगाएंगे। आप लोग आपके घर पर भी लगा सकते हो। अगर आपके घर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में आपके पापा है या आपकी मम्मी है, वो गुटखा खाती है, आप उनको समझा नहीं सकते, आप बच्चे हो, तो क्या करो, इस तरह के पोस्टर्स बना के अपने घर में लगा डालो, तो बस वो देखेंगे ना तो डर के वो अपना खाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो कैंसर के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप घर पर जो है वो क्या करेंगे, अलग अलग पोस्टर्स जो है वो आपके अम्मी और अब्बा गुटखा खा रहे हैं या दारू पी रहे हैं या कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और आप उनको बोल नहीं सकते हो कि ये मत पियो, ये मत खाओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे पोस्टर बना के है ना घर में चिपकाना शुरू कर दो। तो पूछेंगे कि भाई ये क्यों चिपका रहे, तो खाली इतना ही बोलना कि पापा ये है ना हम लोग के लेसन में है ऐसा कि ये सब चीजें खाने से है ना कैंसर होता है, ये हमारी मिस ने बोल दिया हमको कि घर में चिपका दो। तो ये आप लोग ऐसा करो, मैं जो बोल रही हूँ ये करो, करने के बाद में देखो उसका असर होगा। आपको उनको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि पापा आप गुटखा मत खाओ या पापा आप सिगरेट मत पियो, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इनडायरेक्टली उनको बोल सकते हो कि ये आप इनको इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि पापा शराब मत पियो, पापा सिगरेट मत पियो, या मम्मी गुटखा मत खाओ। बहुत से लोगों की मम्मी भी गुटखा वगैरह खाती है और पान वगैरह खाती है, तम्बाकू वगैरह खाती है, मुंह में भर के रखती है काम करने से पहले, उनको बहुत एनर्जी आती है ऐसा लगता है, मुंह में भर के रखने के बाद में बहुत एनर्जी आती है ऐसा लगता है। तो ये जो है वो आप कर सकते हो। तो डू यू रिमेम्बर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी? ठीक है, तो कैंसर का यहाँ तक हो गया हमारा, समझ में आया पूरा अच्छी तरीके से कैंसर के बारे में? कैंसर समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? यस मिस।
ओके, तो आप लोग करोगे ना, Yes, पोस्टर बना के घर में चिपकाओगे? पोस्टर Yes, बनाओगे? yes. हाँ, जिसके घर में अगर कोई नहीं भी पीता है तो भी आप लोग लगाओ। क्यों? कल को आपके घर में कोई आपके चाचा, मामू या कोई आते हैं, फूफा, खालू, कोई भी आते हैं, या आपका कोई भाई आता है, खलेरा ममेरा कोई भी भाई आता है, और अगर वो कोई गुटखा खाता होगा और वो कोई अगर समझो शराब पीता होगा या सिगरेट पीता होगा, तो वो ये चीज को देख के वो डर जाएगा ना, है या नहीं? डरेगा कि नहीं? तो आप लोग ये करो, जिसके घर में कोई अगर समझो खा रहा है पी रहा है तो भी, और जिसके घर में कोई नहीं खा रहा है पी रहा है तो भी आपको ये करना है, पोस्टर बनाने हैं और अपने घर में चिपकाने हैं। डू यू रिमेम्बर, अब ये कैंसर का हो गया, अब अगली बीमारी के बारे में देखते हैं। डू यू रिमेम्बर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स? व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस? है ना, कनीज को मालूम होगा इसका पॉसिबल रीजन क्या है? कनीज, हाँ कनीज बोलो। उस बंदे को क्या होगा? म्यूट है तुम्हारा, म्यूट अनम्यूट करो। यस बोलो, उस बंदे को क्या होगा? डायबिटीज। डायबिटीज, है ना? तो डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज जो है वो बीमारी जिसमें शुगर वगैरह जो है वो उसको कम दी जाती है। द हॉर्मोन्स, हाँ, कौन सा हॉर्मोन्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? अंडरलाइन करेंगे। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियास। किसमें रहता है वो हार्मोन? पैंक्रियास। पैंक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड। उस दिन हम लोगों ने देखे स्टमक के अंदर जो है वो फूड बनता है, खाना बनता है, उसके बाद में वो नीचे जाता है इंटेस्टाइन में। उस वक्त में लीवर से और लीवर के बीच में एक चीज होती है जिसको पैंक्रियास बोला जाता है। वहां दोनों में से भी जो है वो जूस आते हैं। वो जूस आके क्या होते हैं, उसमें हमारे खाने में मिलते हैं। तो ये खाने में मिलने की वजह से हमारे ब्लड के अंदर जब वो खाना खून बनता है, तो वो खून में मिलने से पहले, खून बनने से पहले क्या होता है, उसके अंदर जो शुगर का लेवल होता है वो मेंटेन करता है, उसको बैलेंस में रखता है, शुगर लेवल को जो है वो बैलेंस में रखता है। ठीक है, तो शुगर भी हम लोगों की कौन सी है? ग्लूकोज जो होती है, ग्लाइकोजन जो शुगर होती है वो इंसुलिन बनाता है, ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन शुगर जो है वो ब्लड में हमारे शामिल हो जाती है। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो, अगर वो कम अगर सिक्रेट हुआ, कम क्वांटिटी में सिक्रेट हुआ, तो ग्लूकोज लेवल जो है वो कैन नॉट बी कंट्रोल। दिस डिसऑर्डर इज नोन एज डायबिटीज। यहाँ से आप लोग अंडरलाइन करेंगे कि डायबिटीज किसको बोलते हैं? द हार्मोन्स, यहाँ से पूरा, द हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियास कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड. If insulin is secreted in low quantity, glucose level control cannot be controlled. This disorder is called as diabetes. ठीक है, इसको डायबिटीज कहा जाता है। अब सिम्टम्स क्या है? डायबिटीज हुआ है मुझे, तो ये हमको कैसे पता लगता है? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात को बार बार पेशाब आती है। हाँ, तो डायबिटीज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि खाली शुगर ज्यादा हो जाता है तो ही डायबिटीज होता है। दो वक्त में डायबिटीज होता है। एक तो है जिसमें शुगर ज्यादा हो जाती है, उसको भी डायबिटीज बोलते हैं, और एक होता है जिसमें शुगर कम हो जाती है, उसको भी डायबिटीज बोलते हैं। तो शुगर ज्यादा हो जाती है किसकी वजह से? क्योंकि जो शुगर का लेवल जो है वो कम करना चाहिए, वो करता है काम इंसुलिन। वो अगर इंसुलिन शुगर का लेवल हमारे खाने से कम नहीं करेगा तो हमारे खून में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमको जो है वो डायबिटीज हो जाता है, जिसमें शुगर ज्यादा हो जाता है। और ग्लूकागॉन जो नाम का एक होता है हार्मोन, वो क्या करता है? शुगर को जो है वो कंट्रोल करता है। जब शुगर ज्यादा हो जाती है तो उसको कम, तो खून में अगर शुगर कम हो जाएगी, तो वो होता है ग्लाइकोगॉन की वजह से। ग्लाइकोगॉन अगर उसके अंदर नहीं जाएगा तो उसकी वजह से जो है वो शुगर जो है वो खून में कम हो जाती है। तो दोनों तरीके से डायबिटीज होता है।
दोनों तरीके से डायबिटीज होता है, जब शुगर कम हो जाए तो भी और शुगर ज्यादा हो जाए तो भी। तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं तो ज्यादातर लोगों को जो है वो यही शिकायत होती है कि खून में जो है वो शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाने की वजह से उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन से वो जो ज्यादा हो जाती शुगर उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब उसमें सिम्टम्स क्या हो जाते हैं, देखो सिम्टम्स पहले अभी हमने पढ़ा कि उनको जो है वो बार बार रात में पेशाब होती है। इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, दोनों हो सकता है। या तो उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ओबेसिटी यानी एकदम मोटा हो जाएगा वो, या तो वो वेट लॉस करेगा यानी एकदम सुकड़ा दुबला हो जाएगा। दोनों भी चीजें हो सकती है। रीजन ऑफ फॉर डायबिटीज, डायबिटीज का कारण क्या है, दोनों होता है। एक तो हेरिडिटरी भी होता है। हेरिडिटरी यानी दोबारा आया यहाँ पे, जिसको माँ बाप को अगर डायबिटीज है तो उनके बच्चे को भी डायबिटीज आ सकता है। ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, फिर वही आई बात, जो भी आराम पसंद है, जो काम करना नहीं चाहता है, वो अपने पास में डायबिटीज को भी बुलाएगा। यानी जिसके बॉडी को ज्यादा एक्सरसाइज की आदत नहीं है, ज्यादा मेहनत करने की आदत नहीं है, वो उसको डायबिटीज होना है 100%। जरूर उसको डायबिटीज होगा। जो भी काम चोर होता है ना, कामचोर लोग, कामचोर लोगों को कैंसर भी हो सकता है, कामचोर लोगों को डायबिटीज भी हो सकता है। और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेता है ना, जो पूरे दुनिया की उसको पंचायत रहती है, पूरे दुनिया की पंचायत, और पूरे दुनिया भर के जो वो रहते हैं ना, टेंशन ओढ़ के बैठने का काम करता है। तो ऐसे बंदे को भी डायबिटीज हो सकता है, फोकट का जो टेंशन लेता है। टेंशन लेने से तो कुछ होता नहीं है ना। टेंशन को सॉल्व कैसे करना है ये हमको सोचना है। टेंशन लेने का कोई कारण नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो जो भी बंदा टेंशन लेता है उसको भी डायबिटीज होता है। इंडिया हैज, पेज नंबर 11 पे देखेंगे, क्या हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट। हमारे हिंदुस्तान में सबको डायबिटीज है, तकरीबन लोगों को डायबिटीज है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में। At present, approximately 7 crore diabetes patients are present in country. 7 करोड़ लोगों को जो है वो डायबिटीज है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। अब watch the various videos giving information about diabetes on internet. इंटरनेट के ऊपर आप डायबिटीज के बारे में जो भी मालूमात देते हैं वो वीडियोस आप लोग देखेंगे। Note important information and present in the class using MS PowerPoint presentation. अब यहाँ पर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी आप लोग इंटरनेट पे से एक एक पिक्चर लेंगे, एक एक जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ जो रहेगा उसका भी ले सकते हो इमेजेस, या कोई पिक्चर बताया हुआ है तो उसका भी इमेज ले सकते हो, और वो सारे इमेजेस को एक जगह पर जमा करो। और जमा करने के बाद में उसको सीरीज में लगाओ लाइन से, कि हम लोग स्टोरी लिखते हैं ना, स्टोरी का पिक्चर कैसे रहता है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसे लाइन से पिक्चर लगाते हैं ना हम लोग स्टोरी में, वैसे ही ये इमेजेस को आप लोग जो है वो लाइन से लगाओ, और उसको बोला जाता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसका आप लोग जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ठीक है। लेस वाला, तो इस तरह से आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर आपको नहीं समझा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है तो मैं आपको सिखा दूंगी। धारित्री मिस भी आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाती है, तो धारित्री मिस से भी पूछ सकते हो आप लोग कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, तो वो आपको बता देगी। अगली डिसीज हम लोग आते हैं जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर है, वो कौन सी है, हार्ट डिसीज। हार्ट जब देखो किसी को भी पूछते हैं ना क्या हुआ तो हार्ट अटैक आया, क्या हुआ तो हार्ट अटैक आया, ठीक है। तो ये हार्ट डिसीज है। तो हार्ट डिसीज में क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट, हमारे दिल की जो एफिशिएंसी होती है, जो कुव्वत होती है, हमारे दिल की ताकत होती है, डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ये हमारे दिल की जो ताकत होती है ना वो कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो ब्लड सप्लाई आना चाहिए, जितना खून की मात्रा आनी चाहिए जानी चाहिए,
वो वहां पर होता नहीं है सप्लाई, एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन भी कम मिलता है दिल को, और उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो भी कम होता है। तो जिसके कारण से ये सारी चीजों की वजह से उसको जो है वो ताकत नहीं मिलती है दिल को, टू द हार्ट मसल्स, उसके दिल के जो मसल्स होते हैं उसको ताकत नहीं मिलती है, या उसके खून जो दिल में आने वाले जो नालियां होती है ना, आर्टरीज और वेन्स होते हैं ना, पाइपलाइन, दिल में खून आने वाली पाइपलाइन और दिल से खून जाने वाली पाइपलाइन है ना, दोनों पाइपलाइन है ना, तो खून आता है वो पाइपलाइन है उसको बोला जाता है वेन, जो गंदा खून आती है दिल में, और दिल से जो पाइपलाइन लेके जाती है पूरे बॉडी में खून उसको बोला जाता है वेन, सॉरी आर्टरी, जो साफ खून लेके जाती है। तो ये पाइपलाइन के अंदर अगर समझो कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, उस दिन मैंने आप लोगों को बताई थी, तो ये ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है। ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क। अब वो ब्लॉकेज आ रहा है, खून दिल में आ नहीं रहा है, तो दिल को क्या करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, करना पड़ता है ना। तो जिसकी वजह से लीड टू स्ट्रेस, उसके ऊपर क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, दिल के ऊपर क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। दिस मे कॉज हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। If someone has heart attack, immediately consultation of doctor and treatment is necessary. अगर उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको लिए जरूरी है कि उसको तुरंत जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। One should not ignore these symptoms. अगर आपको इस तरह से कोई चीज होती है तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, मुबीन म्यूट करो मुबीन। तो अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज होती है तो आप लोग उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। क्या क्या, सेवरल चेस्ट पेन, आपको अगर सीने में दर्द होता है, हाँ बार बार दर्द होता है, अलग अलग तरीके से दर्द होता है सीने में। पेन्स इन शोल्डर, आपके शोल्डर में अगर दर्द होता है, शोल्डर यानी कंधे होते हैं ना, ये कंधे जो होते हैं हमारे लिए, और ये कंधे में अगर दर्द होता है, ठीक है। नेक एंड आर्म, तुम्हारे गर्दन में दर्द होता है, तुम्हारे हाथों में दर्द होता है। आर्म यानी ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना इसको बोला जाता है। तो इसमें अगर आपके दर्द होता है, इसके अंदर अगर आपके दर्द होता है। क्रैम्प इन हैंड, अगर आपके हाथों में क्रैम्प आता है यानी अकड़न आती है हाथों में। हाँ, अनइजीनेस, अगर आपको कुछ बेचैनी महसूस होती है, अनइजीनेस यानी बेचैनी। प्रीमर यानी आप लोगों को अचानक से जो है वो डर लगता है, कपकपाहट आती है। हाँ बोलो, ट्रिमर यानी कौन बोल रहा है, ये साहिल? अरे और ये कौन है, शाहिद? कनीज बोल रही हूँ। ओके, तो ट्रिमर यानी आपके यहाँ पर अगर डर के मारे कपकपाहट आती है ना, उसको बोला जाता है हाँ। क्या हुआ कनीज का, सुनने आ रहा है कनीज आपको? कनीज सुनने आ रहा है? हेलो, यस मिस। ओके। सो ट्रेमोर यानी आपको अगर घबराहट से, डर के मारे ऐसी कपकपाहट आती है ना, डर लगता है, तब कैसे होता है, ऐसा आपको होने लगता है, तो भी आपको चेक करना चाहिए कि आपके यहाँ पे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो क्या क्या हो सकता है आपको,
आपके सीने में दर्द हो सकता है, आपके शोल्डर में दर्द हो सकता है, आपके नेक में और आर्म में दर्द हो सकता है, फिर हाथ में क्रैम्प आ सकते हैं, अकड़न आ सकती है, अनइजीनेस यानी बेचैनी महसूस होती है, और ट्रेमर होता है यानी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डर, कपकपाहट ऐसी भरती है, थरथरी भरती है। रीजन ऑफ हार्ट अटैक, अब इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से होता है? देखो हार्ट अटैक, फिर से हार्ट अटैक होने के कारण क्या है? देखो स्मोकिंग आ गया, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, शराब पीना, जिसको भी डायबिटीज है उसको हार्ट अटैक आ सकता है, हाइपरटेंशन जो बिना वजह का फोकट का टेंशन लेता है, उसके बाद में ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापन होता है तो उस इंसान को तो सबसे पहले हार्ट अटैक आ सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यानी जो भी कामचोर है, हेरिडिटरी जिसके माँ बाप को अगर है हार्ट की बीमारी तो उसके घर में भी आ सकती है। मेंटल स्ट्रेस यानी दिमागी अगर आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, बात बात पे आपको गुस्सा आता है, हाँ, तो भी आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है। इसलिए अपने गुस्से के ऊपर, हमारे नबियों ने भी कहा है ना, हमको हमारे गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, हाँ, बहुत ज्यादा हमको अपने गुस्सा पर कंट्रोल करना है, गुस्सा आने नहीं देना है, ठीक है। एंजाइटी, एंजाइटी यानी आपको बहुत, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं एकदम, हर चीज में एकदम एकदम आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है इसको मैं मार दूं या कुछ कर दूं उसके ऊपर, है ना, बहुत ऐसा वाला टाइप का जो गुस्सा होता है ना कि जिसमें आपको एकदम से ऐसा लगता है, एकदम वायलेंट हो जाते हो ना आप एकदम, जब कोई कुछ बोल देता है तो, है ना। शाहिद, शाहिद, हेलो शाहिद, शाहिद, शाहिद सुन रहे हैं? हाँ, एकदम आपको ऐसा लगता है ना कि मैं इसको अभी मार दूं, और फट से ऐसा कुछ भी मारने लग जाते हो, कुछ करने लगता हो, तो ऐसे इंसान को भी हार्ट अटैक आ सकता है। और ये मत समझो हार्ट अटैक अभी छोटे बच्चों को भी आ रहे हैं, समझ में आ रही बात? हार्ट अटैक अभी छोटे बच्चों को भी आ रहे हैं, उसकी वजह ही ये है, हाँ। तो इस तरह से जो है वो आप लोगों को अपने आप का कितना ख्याल रखना है, आप लोग अपने आप का ख्याल रखते हुए, अभी आप लोगों ने ये सब चीजें जान ली है तो आप आपके घर के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, घर के लोगों को भी ये सब बातें करने से रोकोगे, ये सब चीजें आप घर के लोगों को भी करने नहीं देना। अगर तुम उनसे प्यार करते हो, आपको लगता है कि मेरे घर के किसी बंदे को ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हार्ट डिसीज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अगर किसी को हार्ट डिसीज हो जाती है, चलो हो गई, तो उसके लिए उसको क्या क्या हम इलाज करवा सकते हैं? देखो उसकी एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी यानी क्या किया जाता है वो देखेंगे हम लोग। एंजियोप्लास्टी इमेज देखेंगे हम लोग, एंजियोप्लास्टी कैसे करते हैं। देखो एंजियोप्लास्टी, इसलिए बीच में एक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जो व्हाट्सएप पे, इस पेज पे बहुत ज्यादा आ रहा था। ये इस तरह से जो है वो एक ये डाली जाती है, आपकी जो आर्टरीज और वेन है ना, देखो कैसे खराब हो गई है, ये आर्टरीज और वेन जो आपकी खराब हो गई है, ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का एक पाइप के जैसा डाला जाता है, रॉड टाइप। ये रॉड डालने के बाद में उसके जो अंदर ये रुकावट आ गई है, बलून एंजियोप्लास्टी बोला जाता है इसको, बलून तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये दिल की हालत क्या हो गई है, पूरा हार्ट का जो मसल्स है देखो कैसे इसमें कितना सारा कचरा भर गया है, कोरोनरी आर्टरीज जो है वो उसको किया गया है गाइड, कैथेटर डाला हुआ है यहाँ पर,
और वो क्या होता है, अंदर जाता है, फुग्गे के जैसा फूल जाता है, और फिर वो अपने साथ में ये सब जो कचरा है वो कचरा लेके वापस आता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो, यहाँ से ये अंदर आ रहा है, यहाँ से ये पूरा अंदर आ गया, और फिर यहाँ पे देखो उसका फुग्गा यहाँ पे फूल गया। ये फुग्गा फूलने के बाद में फिर वो सब अपने साथ में जो है वो अंदर कचरा ले लेता है, और वो फिर वो पीछे निकल के चले जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी जो है वो की जाती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अभी अगला इमेज देखते हैं हम लोग। अगला इमेज देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। देखो ये जाली के जैसा भी है, ये जाली जो है वो पूरा कचरा अपने साथ में लेकर जाती है। देखो यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो कैसा था, फिर ये अंदर आता है। अंदर आने के बाद में यहाँ पर ये दिख रहा है बीच में, ये बीच में जो है वो फिर वहां पर वो बलून आ जाता है, फूल जाता है। वो फूलने के बाद में देखो इसको पीछे प्रेस कर रहा है, प्रेस करके फिर वो पूरे कचरे को अपने अंदर ले लेता है और फिर चला जाता है। तो इस तरह से जो है वो ये बलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। हाँ, आप लोगों को मैं इसका वीडियो बताने जा रही हूँ, आप लोग देखेंगे वीडियो। आप लोगों को इसका मैं वीडियो बताने जा रही हूँ। देखो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम करते हैं सब लोग ध्यान से देखेंगे। लोगों को मैं भी एक GIF दिखा रही हूँ, जिसको भी अगर देखना है अच्छे से ध्यान से देखो। दिख रहा है आप लोगों को? देखो कैसे फूल गया बलून, अब वो जाली आ गई, अब वो जाली से पूरा कचरा पीछे लेगा। दिखा? यस मिस। यस मिस। ठीक है, अब Yes, ma'am. एकदम अच्छे से Yes, समझ में आ ma'am. रहा है आप लोगों को? इतने अच्छे से शायद ही कहीं पे आपको देखने मिलेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है ये एंजियोप्लास्टी की जाती है। अगला हम लोग देखेंगे, हाँ, अगला हम लोग देखते हैं बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी हम देखते हैं, पहले उसका इमेज देखेंगे। बाईपास सर्जरी, उसमें क्या किया जाता है बाईपास सर्जरी में। ये देखने के बाद में कितने लोगों के मन में इच्छा होगी कि मैं डॉक्टर बनूं? आएगी ना इच्छा? देखो ये ओरिजिनल हार्ट है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ओरिजिनल हार्ट में ये जो ओरिजिनल हार्ट का जो ये रास्ता था, ये रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है, वहां पर वो रास्ता खराब हो चुका है। ये रास्ता आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, देखो ये जो रास्ता, ये ओरिजिनल हार्ट है। हाँ, ये ओरिजिनल हार्ट की जो ये वाली जो आर्टरी है, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो वेन है, और ये रेड कलर की दिख रही है वो आर्टरी है। तो ये वाली जो वेन है ये खराब हो गई है। ठीक है, तो यहाँ की क्या किया उसने, इस वेन से देखो यहाँ पे ये काला काला जैसा दिख रहा है, तो ये खराब हो गया। तो ये रास्ता जो है वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से क्या किया, उसका रास्ता बंद करके ये वाला जो है वो ऑपरेशन करके ये वाला पाइप लगाया हुआ है। दिख रहा है आप लोग को ये पाइप? ये पाइप दिख रहा है सबको? ये बाईपास जो है ये दूसरा रास्ता बनाया हुआ है कि बाबा खून को बताया कि तू ये रास्ते से अभी जाना बंद कर दे, अभी तुम यहाँ से जाओगे। ये खून इसके अंदर आएगा ना तो वो इसमें से जाना शुरू करेगा, इसमें से जाएगा। बाईपास यानी दूसरा रास्ता। तो इस तरह से जो है वो बाईपास सर्जरी की जाती है। उसी तरह से देखो ये वेन के लिए किया हुआ है, ये मेन वेन है हमारे बॉडी की। पूरे जिस्म का खून जो है वो इसके जरिए हार्ट के अंदर आता है। अब हार्ट से जो खून जो है वो प्यूरिफाई होके, ऑक्सीजनेटेड होके इस आर्टरी से पूरे बॉडी के अंदर जाता है। अब ये आर्टरी भी जो है वो खराब हो चुकी है, इसलिए क्या किया है, यहाँ पे भी एक पाइप लगाया। दिख रहा है? ये पाइप दिख रहा है? हाँ, तो ये पाइप से वो पूरे बॉडी के अंदर जो है वो खून भेजा जाता है। ये रास्ता बंद किया हुआ है। अभी इसका भी मैं आप लोगों को एक GIF बताने जा रही हूँ कि बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है। आपको GIF अभी मैं स्क्रीन पे बताने जा रही हूँ। ये तो आपने इमेज देखा, अभी मैं आप लोग को GIF बताती हूँ कि किस तरह से जो है वो बाईपास सर्जरी के जरिए दूसरा पाइप लगा के दूसरा रास्ता बनाया जाता है खून के आने के लिए दिल में और खून के जाने के लिए दिल में।
दिल में से खून साफ जो खून है वो बॉडी में जाता है, और वेन से जो है वो गंदा खून पूरे बॉडी में से आता है। ठीक है, देखेंगे अभी आप लोग। हाँ, देखा? यहाँ पे देखो, फिर से देखेंगे, ये रास्ता यहाँ पे बता रहा है कि ये ब्लॉक हो चुका है। हाँ, इसलिए यहाँ पर देखो ये, ठीक है, यहाँ पे लगाया उसने, क्लिप लगा दिया यहाँ पे, इसको बंद कर दिया ये रास्ते को। उसके बाद में ये वाला रास्ता अभी दूसरा देखो, यहाँ से ये लगा के ये रास्ते से गया पाइप लगा के, और ये ऊपर एक लगाया पाइप, एक ऊपर पाइप लगाया, दिख रहा है किस तरह से होता है ये ऑपरेशन बाईपास का। इसीलिए ये ऑपरेशन को तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये ऑपरेशन करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। देखो, इसमें से खून आ रहा है और इसमें से खून जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बाईपास सर्जरी आप लोगों ने देखी। अब हम लोग देखते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी कैसे होती है, पूरे दिल की सर्जरी कैसे होती है, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं स्क्रीन पर। ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी में आप लोग देखेंगे, ये तो पिक्चर तुमचा पण जी आहे ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये दिख रहा है आप लोगों को कैसे ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। ये पूरा यहाँ से हार्ट को निकाला जाता है, और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये पूरा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर जमा हो गया, ये पीला पीला है ना, ये सब चर्बी जमा हो गई। अब इसको पूरे को निकालना है, उस चर्बी को। वो अंदर का था तो उतने में ही निकाला। देखो यहाँ पे दिख रहा है, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन, कितना छोटा बच्चा है। ठीक है, हाँ, तो अभी आपको ओपन हार्ट सर्जरी का मैं जीआई बताने जा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी का जीआईएफ आपको दिखाई देगा। अभी ऑपरेशन दिखाई देगा आपको ओपन हार्ट सर्जरी का। यहाँ पर आपको जीआईएफ दिख रहा है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस मिस। हाँ, ये पूरा Yes, हार्ट miss. जो है वो हार्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ उन लोगों ने ऑपरेशन करके उसका जो पीला पीला हिस्सा दिख रहा है आपको, येलो येलो जैसा, तो वो येलो येलो जो पार्ट है वो चर्बी वाला पार्ट है, उसको निकाल कर जो है वो उसका ऑपरेशन करके क्लीन किया जाता है उसका पूरा रास्ता। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना। अब देखेंगे फिर से आप लोग। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये येलो येलो पार्ट, ये पीला पीला जैसा दिख रहा है ना, ये पूरा चर्बी जमा हुई है। इसको ऑपरेट करके जो निकाला जाता है वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह Yes, से ये miss. देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी। और ऐसे में अगर समझो ये हार्ट फिर भी नहीं, अगर समझो होने वाला रहेगा ठीक, तो ऐसी सूरत में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। एक इंसान का हार्ट दूसरे इंसान को लगाया जाता है, यानी पूरी तरह से हार्ट को निकाल सकते हैं और दूसरे इंसान का हार्ट उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो आपकी किताब में है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से
हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपकी किताब में लिखा हुआ दिखा आपको? तो ये हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इस तरह से किया जाता है। एक इंसान का हार्ट पूरी तरह से निकाल कर दूसरे इंसान का हार्ट उसके बॉडी में बिठाया जाता है। देखेंगे अभी हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। एक इंसान का हार्ट निकालकर दूसरे इंसान के हार्ट में बिठाया जाता है। अब वो जिंदा इंसान का नहीं निकालते हैं। जो भी इंसान ऐसा रहता है जो अभी भी मरा है, उसका हार्ट अच्छा है, तो उसके घर के लोगों से पूछा जाता है, उससे इजाजत ली जाती है, और फिर इजाजत लेने के बाद में उसका हार्ट जो है वो निकाल कर, देखो यहाँ पे बता रहा है, आपको पता होगा, अब आपको पता होगा, आप लोगों ने कुछ कुछ मद्रासी पिक्चरों में देखा होगा। मद्रासी पिक्चरों में कहीं कहीं पे बताया हुआ है कि एक बंदे का हार्ट निकाल रहे हैं और फिर उसके अंदर जो है वो हार्ट को बॉक्स में डाल के जो है वो एरोप्लेन से लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिर क्या करते हैं, वो हार्ट जो है वो उस हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उस जो हीरो होगा या जो भी होता है ना, उसके हीरो के अंदर जो है वो हार्ट ले जाके बिठाया जाता है। देखो ये एक इंसान का हार्ट निकाल के बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको? और यही बॉक्स में वो हार्ट को ऐसे कनेक्शन दिए जाते हैं जिससे वो उसका धड़कना जो है वो बंद नहीं करता, ये ऐसा धड़कते ही रहता है हार्ट। हाँ, बॉडी के बाहर निकल चुका है ये हार्ट, ये बॉक्स के अंदर है हार्ट, किसी के बॉडी के अंदर नहीं है, बॉक्स के अंदर है। अब ये जो चलता हुआ हार्ट जो है वो, अगर समझो कोई दिल्ली में बंदा है, वो अपने हार्ट को दे रहा है, तो वो दिल्ली से बॉक्स में हार्ट डालकर एरोप्लेन से मुंबई में लेके आया जाता है, और मुंबई में उस बंदे को जो है जिसको हार्ट बिठाना है, वो मुंबई में उस हॉस्पिटल में हार्ट ले आके क्या किया जाता है, उसमें उसके बॉडी में डालकर जो है वो उसको बिठाया जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो हार्ट जो है वो 5 से 6 घंटे के अंदर आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, उसकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि 4 घंटे के बाद में जो है वो खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है। इस वजह से जो है वो जरूरी हो जाता है कि उसको 4 से 5 घंटे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान के जिस्म से निकाल के दूसरे इंसान के जिस्म में बिठाया जाए। ठीक है, कैसा लगा देखकर? कैसा लगा अरबिया? बहुत अच्छा। देख रहे बहुत हैं अच्छा है। अरबिया? तो इस तरह से जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किया जाता है। कोई भी ऑर्गन हो जाए, खाली हार्ट की बात नहीं है, और भी हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, और इस तरह से हम लोग एक इंसान को मरने से बचा सकते हैं। एक इंसान जो मर चुका है, जिसके ये ऑर्गन्स अब उसके बॉडी के कुछ काम नहीं आने वाले हैं, तो वही इंसान मरते मरते किसी इंसान को जिंदगी दे सकता है। उसके बॉडी के ये ऑर्गन्स जो है वो निकाल कर उसको हम लोग जो है वो दे सकते हैं, दूसरे बॉडी के अंदर डाल के उसको हम लोग जिंदा कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? उसी वक्त में, लेकिन उसमें ज्यादा वक्त का Yes, miss. डिफरेंस नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपको? अब मुझे बताना बाद में कि कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, अब ये देखते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स यानी क्या होता है। इंस्टॉल करना यानी लगाना। जैसे आपके घर में कोई अब बोलता है ना, आज हमारे यहाँ पे टीवी इंस्टॉल होने वाली है, यानी क्या होती है, टेलीविजन आपके घर में आके वो बंदा लगाता है, बराबर? वो बंदा आके क्या करता है, टेलीविजन लगाता है ना। तो इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड यानी क्या होता है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड्स में उसी तरह से जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखे थे एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के ही जैसा होता है ये इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट। यानी आपके बॉडी के वो जो हमने क्या किए हमने पहले एंजियोप्लास्टी में कचरा बलून लगा के वो कचरे को बाहर निकाले, बराबर? अब वो कब होता है, जब अंदर जाके कचरा बैठ जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट यानी आपकी कभी कभी आर्टरी और वेन जो इतनी कमजोर हो जाती है ना, कि वो क्या हो जाती है, सुकड़ सुकड़ कर चिपकना शुरू हो जाती है।
जैसे कि आप लोग पानी का पाइप बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर रहे हो तो एकदम कड़क हो जाता है या तो एकदम नरम ऐसा लबड़ जाता है ना, एकदम नरम हो जाता है। और वो नरम हो जाने की वजह से फिर क्या होता है, देखो रबर बैंड अक्सर ऐसा होता है, नरम हो जाता है, फिर वो कहीं पे भी रखेंगे ना वहां पे जाके चिपक जाता है वो। तो हमारे बॉडी के अंदर की जो आर्टरीज और वेन होती है ना, उसमें से भी अगर हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसको हम लोग कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी अंदर से जो है वो खराब होकर ये अंदरी तौर पर जो है वो चिपकना शुरू हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसे ले जाके उस जैसे हमने बलून एंजियोप्लास्टी में देखे ना, वैसे ही वो अंदर ले जाके है वो जाली जो है वो इसके अंदर फिट की जाती है। और ये जाली ऐसी ही रखी जाती है, अंदर रखी जाती है। ये यहाँ पे रखाएगा, वहीं पर इंस्टॉल करेगा और ये वाला पाइप जो है वो निकल के बाहर चले जाता है। और वो बाहर निकल के ये जाली अब यहीं पे रहती है जो आपकी आर्टरी को ऐसे फैला के रखती है। तो वो फिर आइंदा कभी भी ऐसे चिपकेगी नहीं, आके ऐसी चिपकेगी नहीं, वो ऐसी फैली भी रहेगी। तो जिसकी वजह से उसके अंदर से खून जो है वो अच्छे से जो है वो आता जाता रहेगा। ये ज्यादातर किसमें होता है, जो बूढ़े इंसान है ना, उनके इतने सालों तक उसमें से खून आ रहा है जा रहा है, खून आ रहा है जा रहा है, तो अंदर से जो है वो आर्टरीज जो है वो चिपकने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें इस तरह से स्टेंट लगाना पड़ता है। उसको स्टेंट बोला जाता है। ये स्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, स्टेंट, इसको स्टेंट बोलते हैं। ये जाली को स्टेंट बोलते हैं, जाली यानी स्टेंट। तो ये स्टेंट लगाते हैं जिसकी वजह से ये फैला हुआ रहता है और उसके अंदर से खून का आना जाना बराबर होते रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने देखा। अब अगला देखते हैं हम लोग, इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर। इंस्टॉलेशन ऑफ पेसमेकर हम लोग देखते हैं, ये भी एक दिल के धड़काने वाला एक आला है। दिल की जो धड़कन होती है ना, तो अभी आपने देखा कि दिल ऐसा सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। बाहर बॉक्स में उसने रखा तो भी वो सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, दिल को जो ये सिकुड़ाना और ये फैलाना जो है ना, उसके जो मसल्स होते हैं दिल के जो, वो ये काम करना बंद कर देते हैं। तो ये मसल्स जो काम करना बंद कर देते हैं, तो ऐसे वक्त में जो है वो ये पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये पेस मेकर है यहाँ पे लगाया हुआ, ये दिख रहा है आपको, एक मशीन है पेस मेकर। जैसे हम लोग के घर में देखो लाइट आती है जाती है, लाइट आती है जाती है, तो ट्यूब उड़ रही है, फ्रिज उड़ रहा है, सब ये चीजें उड़ने शुरू हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं ना। कैपेसिटर लगाने की वजह से क्या होता है, वो लाइट अगर कभी अचानक से जोर से आए या जोर से जाए, तो उसका जो हमारे कैपेसिटर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो हमारे गैजेट्स होते हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से ये पेस मेकर जो है वो लगाया जाता है। आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, वीडियो दिखाई दे रहा है आपको। पेस मेकर लगाने की वजह से ये दिल का जो है, देखो यहाँ पे बीच में ही जो आर्टरी है उसका कनेक्शन यहाँ से दिया हुआ है, देखो ये पेस मेकर का कनेक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो हार्ट की मूवमेंट जो है वो उसको कंट्रोल करता है। इसमें बैटरी लगती है, जनरेटर है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्ट का जो काम होता है उसको ताकत देता है, हार्ट को काम करने की ताकत देता है, और हार्ट अपना काम जो है वो बराबर करते रहता है, जिसके कारण से कभी हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बंद हो जाते हैं। दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आपको, ये पिक्चर में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पेस मेकर है, उसकी नली यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाने के बाद में देखो ये हार्ट के अंदर आ रही है। तो इस तरह से हार्ट जो है वो अपना काम बराबर करते रहता है पेस मेकर के। तो यहाँ पर अभी हर चीज मैंने आपको विजुअलाइज कराई है, हर चीज मैंने बताई है। आप लोग जितने लोगों को बता सकते हो बताओ। ये अपना जो लेक्चर है ये YouTube के ऊपर अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग बाद में शाम को, कल, परसों, आइंदा कभी भी 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद में भी अगर आपके किसी भी रिश्तेदार को या किसी को भी दिखाना चाहते हो, तो आप लोग आराम से दिखा सकते हो, क्योंकि ये YouTube के ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग खुद भी इसको बाद में दोबारा बार बार खुलकर देख सकते हो। हमारे जितने भी लेसन हो चुके हैं, ये तमाम लेसन्स जो है मैंने YouTube पर अपलोड किए हुए हैं, जो आप लोग बार बार बाद में कभी भी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है
तो आप लोग उसको ओपन करके देख सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, मेरा चैनल ओपन कीजिए, उसको लाइक कीजिए, जो भी करना है करने के बाद में आप उसको ओपन करना, ओपन करके देखना, ठीक है। फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज जो है उसके लिए आप अपने घर में ये चीजें हमेशा रखो। जो चीजें घर में रखने जैसी है वो घर में रखो, वरना आपको क्या करना है वो देखो। फर्स्ट कॉल 108 फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आपको कौन सा नंबर डायल करना है? 108 नंबर डायल करना है। ये जो इमरजेंसी वाले नंबर है ना, ये वाले नंबर का चार्ट भी हर बच्चा अपने घर में लगा के रखेगा। इमरजेंसी नंबर का चार्ट अपने घर में लगा के रखेगा। 108 फॉर एम्बुलेंस। चेक द consciousness of patient by shaking the shoulders। उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? उसके कंधे को ऐसा हाथ लगा के ऐसा हिला के देखेंगे कि वो होश में है या नहीं। कंधे को ऐसा हाथ लगा के ऐसा हिला के देखेंगे कि वो होश में है या नहीं। कॉन्शियसनेस यानी वो होश में है या नहीं। कीप द पेशेंट लेइंग ऑन द बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। हाँ, उसको ऐसा सीधा पीठ के ऊपर उसको सीधा लिटा के रखो और हार्ड सरफेस यानी किसी नरम गद्दे पे नहीं उसको सुलाना है, उसको जमीन के ऊपर चटाई बिछा के सुलाना है। एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट क्या होता है ये भी हम लोग अभी देखेंगे। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी ऐसे हाथ रखते हैं ना, सीने के ऊपर हाथ रख के ऐसा दबाते हैं, उसको बोला जाता है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। यह हम लोगों को स्काउट गाइड में भी सिखाया जाता है। स्काउट गाइड आप लोग हो, स्काउट गाइड में हो तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पे तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आपको अभी दिखाई देगा। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट आपको कैसे करना है? देखो हार्ट अटैक आएगा तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें करनी है। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले तो उसके कंधों को हिला के देखो। ओके, कंधों को आपने हिला के देखा कि वो होश में है या नहीं है। उसके बाद आपको 108 को फोन करना है या 911 दिया हुआ है यहाँ पे। आपने यहाँ पर 108 है, ये दूसरे कंट्री का है, हमारे यहाँ पे 108 है, फोन करना है। उसके बाद में देखो उसको ऐसे लिटाना है। ऐसे लिटाने के बाद में उसको ऐसे लिटाने के बाद में उसको इस तरह से उसके कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट यानी ऐसे हाथ से उसके सीने पे दबा। तो यहाँ पर आप लोगों को देखें कि किस तरह से आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। तो इसको बोला जाता है COLS यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। कंप्रेस करना है यानी दबाना, कंप्रेस करना है यानी दबाना। तो इस तरह से आपको ये चीजें करनी है। In this, press the center of the thorax for the last 30 times at the rate of 100 to 120 strokes per minute। आपको इतने स्पीड में दबाना है उसको। और कितने बार दबाना है? 30 बार। 30 बार आपको उसको दबाना है, ठीक है। Collect information. Have you ever seen your grandparents taking the decoction? Decoction यानी काढ़ा बनाना। और अपने घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोग काढ़ा बनाते हैं ना अलग अलग। डिस्कस अबाउट इट विद देम। वो लोग अलग अलग टाइप के काढ़े बनाते हैं। वो काढ़े जो है वो उनसे पूछो कि ये काढ़ा किसका। बोलते हैं ना सर्दी हो गई तो बेटा ये काढ़ा पी ले, टॉयलेट नहीं आ रही तो ये काढ़ा पी ले, गैस हो गया तो ये काढ़ा पी ले, है ना। कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट यूज ऑफ एलोवेरा। देखो ये काढ़े जो बनाते हैं उसमें ज्यादातर डालते हैं एलोवेरा, डालते हैं टर्मरिक यानी हल्दी डालते हैं, जिंजर डालते हैं, अदरक डालते हैं, गार्लिक यानी लहसुन डालते हैं एज मेडिसिन। इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी, है ना, देन नेचुरल हीलिंग, एलोपैथी और यूनानी। ये इतने तरह के ट्रीटमेंट है, इतने
तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। आयुर्वेदा यानी जिसमें जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। होम्योपैथी यानी वो साबूदाने की गोली होती है ना, साबूदाने की जैसी दिखती है सफेद सफेद गोली, वो होम्योपैथी होता है। फिर नेचुरल हीलिंग यानी अपने आप कोई बीमारी अच्छी हो जाती है, नेचुरल हीलिंग है ना, उसको नेचुरल हीलिंग बोला जाता है। एलोपैथी यानी हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हमारे यहाँ पे नजदीक में डॉक्टर के पास जाके जो दवा गोली लाते हैं उसको एलोपैथी बोला जाता है। और यूनानी यानी जो हमदर्द वगैरह की गोली होती है ना, हमदर्द की दवाई होती है यूनानी, है ना, तो उसको बोला जाता है यूनानी दवाई। तो इतने तरीके से हम लोगों को दवाइयाँ अवेलेबल है। अब मिसयूज ऑफ मेडिसिन, मिसयूज ऑफ मेडिसिन होने से क्या होता है, देखो बहुत लोगों को आदत होती है कुछ हो गया तो जाते हैं डॉक्टर के पास जाने के बदले क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं अरे बाबा मेरे ना ऐसा 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 हो रहा है। तो वो मेडिकल वाला भी बहुत बड़ा सियाना होता है, वो क्या करता है अपने हिसाब से उसको गोली निकाल के देता है, ये गोली खा लो तो आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये जो है वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपने आप को सही तरीके से जजवा कर डॉक्टर के पास से जांच करवाने के बाद में ही दवाई लेनी चाहिए। समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन यानी जो डॉक्टर हमको देता है ना उसको बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर चिट्ठी पे लिख कर देता है ना, जो चिट्ठी के ऊपर डॉक्टर लिख कर देता है उसको बोला जाता है प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोला जाता है उसको, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में इफेक्ट अवर बॉडी, और हमने ओवरडोज अगर ले लिया, हमको समझो उसमें लिखा रहता है ना 250 mg 600 mg ऐसा लिखा होता है ना, तो हमको लेना चाहिए था 250 mg और हमने ले लिया 600 mg, तो क्या होगा उसका, हमको ओवरडोज हो जाएगा, उससे हमको तकलीफ हो सकती है। एग्जाम्पल, ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम। ओवरडोज ऑफ पेन किलर यानी जरा सा सर दुख रहा है क्रोसिन खा ली, जरा सा कुछ दुख रहा है डोलो खा ली, जरा सा कुछ दुख रहा है आइबुप्रोफेन गोली खा ली। तो ये सब जो पेन किलर है हम लोग जरा सा भी दर्द होता है तो खाने लग जाते हैं, तो उससे हमको क्या हो सकता है, हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग है, ब्रेन होता है, वो डैमेज हो सकता है ना। पेन किलर यानी ये हम लोगों के नर्वस को, हमारे दिमाग को बंद कर देता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनी को भी ये खराब कर सकता है, हमारी किडनी को भी खराब कर सकता है, हमारे लीवर को खराब कर सकता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती है, एंटीबायोटिक्स का अगर ओवरडोज हमने ले लिया तो मे लीड टू नोशिया, नोशिया यानी उल्टी के जैसा होता है ना, उल्टी की जैसी फीलिंग होती है अगर ओवरडोज हो गया उसका। देन स्टमक एक, पेट में दर्द होता है। डिसेंट्री यानी जुलाब होते हैं, रैशेस आते हैं किसी किसी के जिस्म के ऊपर। देखो किसी दवाई का अगर तुमको रिएक्शन होता है ना तो लाल लाल धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। व्हाइट पैचेस ऑन टंग, सफेद धब्बे आ जाते हैं जबान के ऊपर। तो ये सब जो है वो रिएक्शन है अगर आपने गलत दवाई ले ली या उसका ओवरडोज कर लिया तो ये सब चीजें हमको अवॉइड करनी है, नहीं करना है ये सब चीजें। पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन्स, इज देयर एनी अल्टरनेटिव फॉर दिस, व्हिच वन? जो बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं उन लोग बहुत महंगी महंगी दवाई नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अभी ऑल्टरनेटिव निकला है जो मैंने आप लोगों को आमिर खान का वीडियो भेजी ना, वो आप लोगों ने देखा होगा तो उसपे आपको मालूम पड़ा होगा कि उसमें क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन जो होता है, जेनेरिक मेडिसिन जिसमें हम लोगों को अच्छा जो दवाई वही रहती है, सेम रहती है, लेकिन उसमें हम लोगों को सस्ते दाम में मिलती है, दवाई जो है वो सस्ते दाम में मिलती है। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन, जनरल मेडिसिन इसको बोला जाता है। There are manufacturers and distributors without any patient. These medicines are at par in quality with branded medicines. Production cost of these medicines is very low due to fewer expenses on researches as their formula is readily available. उनका फॉर्मूला जो है वो रेडीली अवेलेबल होता है, इसलिए उन लोगों को कोई एडवर्टाइज वगैरह नहीं होती है। फिर उन लोगों का जो
कंटेंट होता है वो भी उन लोगों का उतना महंगे तौर का उन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है वो उन लोगों की कीमत जो होती है वो कम होती है, कम कीमत पे आपको वो दवाई मिलती है। You can easily obtain the generic medicines using mobile app like Health Cart and Jan Samadhan. Download those apps on your mobile and use it necessary. ये हेल्थ कार्ड जो है वो और जन समाधान ये ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड किए तो आपको जेनेरिक मेडिसिन मिल सकती है। लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस, हम लोगों की हमको कौन सी बीमारी हो रही है नहीं हो रही है ये किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है। हमारी कैसी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको डिसीज कैसी है, और या डिसीज हो रही है तो वो कौन सी डिसीज क्यों हो रही है। मैंने अभी इससे पहले बताई कि हम सुस्तड़ है तो हमको कितने टाइप की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड टाइप ऑफ फूड। लाइफस्टाइल में क्या चीज शामिल है, मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, आपको हरी सब्जी पत्ती नहीं खाने की है मत खाओ, आपको फ्रूट्स नहीं खाने के मत खाओ। जो ये चीजें नहीं खाता है इसका मतलब है कि वो अपने पेट में झाड़ू नहीं मारना चाहता है, अपने पेट में कचरा जमा करके रखना चाहता है। तो कचरा जमा करके रखना है तो यू डोंट ईट वेजिटेबल्स एंड यू डोंट ईट फ्रूट्स, सिंपल है ना। हम लोगों का घर, हमारा पेट क्या हो जाएगा, कचरे का डब्बा, डस्टबिन हो जाएगा, और फिर वो डस्टबिन है ना वो अलग अलग बीमारियां पैदा करने लगेगा, ठीक है। Nowadays habits like staying in bed till late morning and going to bed late at night, ये भी बहुत अच्छी आदतें हैं, है ना। अपने अंदर बीमारी पैदा करने के लिए बहुत अच्छी आदत है, रात को देर से सोने का और सुबह में देर से उठने का। तो फिर हम लोग के अंदर बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत मजे आ जाएंगे, फिर सब बीमारियां हो जाएगी ना हमको, फिर हम लोग सब तरफ गाना गाते बैठेंगे कि मेरे को ना डायबिटीज है, मेरे को ना हार्ट की बीमारी है, ऐसा गाना गाते बैठने का, सबके सामने रोते बैठने का, तो मजा आती है। सब लोग फिर अपने को ऐसा देखते हैं ना, अरे बेचारे को डायबिटीज है, अरे बेचारे को हार्ट की बीमारी है ना। ऐसा अपने आप को अगर आप लोग बेचारा बनाना चाहते हो ना तो ये सब करने का, रात को देर से सोने का, सुबह में देर से उठने का, आराम से उठने का, हाँ 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहने का, फिर काम धंधा कुछ करने का नहीं, अपने जिस्म को आराम देने का, तो सब बीमारी के घर अपने बॉडी को बना देने का, है ना। बीमारी के मेहमान लोग अपने बॉडी के अंदर लेके आने के। फिर टू बेड एट नाइट, फ्रीक्वेंटली चेंज इन मील टाइम, है ना। आज मैंने 1 बजे खाना खाई, कल मैं 4 बजे खाना खा रही हूँ, परसों के दिन मैं क्या करूंगी, 12 बजे भूख लग गई मुझे, मैंने 12 बजे ही खाना खा लिया, हाँ फिर मैं 2 बजे खाना खा रही हूँ। ऐसा तुम्हारे खाने के टाइम में फर्क करेंगे ना तो भी बीमारी आएगी, हाँ। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज यानी कामचोरपना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने की, कामचोरपना करने का। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, बहुत सारा बाहर का चटखारेदार खाना खाने का, हाँ क्या क्या खाने का, चाइनीज भेल खाने की, है ना, मस्त मजेदार, क्या लगती है, अरे वो वाला भैया है ना उसकी पानी पूरी क्या एक नंबर लगती है, बहुत मस्त लगती है उसका। अरे वो वाला भैया है ना, वो कुएं के पास में बैठता है ना, उसकी है ना चाइनीज भेल एक नंबर, क्या लगती है मालूम, बहुत मस्त लगती है। तो ये सब चीज खाने का तो क्या रहता है, हम लोग के घर, हम लोग की बॉडी है ना वो क्या है, बीमारी का घर है ना, बीमारी लोगों को हम लोग को मेहमान बनाने का है, तो ये सब चीज हम लोगों को करने की, ठीक है। have been increased due to this, such people are getting sick frequently। फिर हम लोग कैसे बार बार बीमार होते जाएंगे, और फिर कैसा रहेगा, मम्मी अपनी तरफ बहुत ध्यान देगी, अरे मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, फिर अपन आजू बाजू के लोग भी बोलेंगे ना, अरे बेटा तुझे क्या हुआ, ऐसा अपने को ऐसा लगता है ना कि ऐसा सब लोग मुझे पूछना चाहिए, है ना। तो कितना अच्छा लगता है ना, बीमार होने के बाद में सब लोग पूछते हैं हम लोग को, है या नहीं। हमको तकलीफ क्या हो रही है उससे कुछ नहीं मतलब नहीं है उससे, लेकिन वो जरा अच्छा लगता है ना। तो ये सब करो तुम लोग, हाँ। If frequency of becoming sick is to be lowered, people should follow right lifestyle। अगर तुम चाहते हो कि तुम बार बार बीमार नहीं पड़ो, अपने आप को तकलीफ मत दो, घर के लोगों को परेशान मत करो,
ऐसा अगर आप चाहते हो आपकी मम्मी आपकी वजह से बार बार परेशान ना हो, मम्मी तो बाद में परेशान होगी, पहले तो अपनी बॉडी में क्या क्या होता है ना, मुझे ही तकलीफ होती है ना सबसे पहले। तो ये अगर तुम चाहते हो कि ऐसा ना हो तो ये सब चीजें करना छोड़ दो, ठीक है। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप। क्या क्या करना चाहिए, हमारी नींद जो है वो भरपूर होनी चाहिए, 7 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए। राइट फूड यानी खाना खाना अच्छे से चाहिए, खाना खाने में नाटक नहीं करना चाहिए, भरपूर पेट भर के खाना खाना चाहिए और खाने के अंदर रोजाना मच्छी मटन सब आना चाहिए, खाली भाजी तरकारी नहीं आनी चाहिए। चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। हाँ, नो मिस। हमारे खाने के अंदर सब्जी तरकारी भाजी दाल गोश्त मच्छी सब आनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं, मत खाओ। मछली के जो कितने फायदे हैं आप लोग को पता है, वो सब नहीं आएंगे तुम्हारे बॉडी के अंदर। योगासना आपको करना चाहिए, काम करने से ही चोरी है, काम करने को ही मुझे कंटाला आता है तो योगा किधर करूंगी मैं। हाँ, प्राणायाम करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड आल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा तो भी मैं कर रही नहीं, मिस्टर बोले फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ले कर रहे उठक बैठक ये वो। मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितनी चीज को झेल सकती हूँ, उतनी ही फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। प्राणायाम एंड योगासना शुड बी परफॉर्म अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन। ये जो योगासन होते हैं ना, वो तुम सोचेंगे कि मैं घर में बैठ के अपने दिमाग से कुछ भी करूंगी और मैं बोलूंगी ये मैं योगा कर रही हूँ। योगा ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको सही इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। आप अपने स्कूल में आने के बाद में पीटी सर है या कोई आपके यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर है, जिम है, जिम में अगर आप जाके करते हो तो वो एक अलग चीज होती है। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम एंड योगासना। या तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे और अलग अलग जगह पे उसके वीडियोज है, वो आप देख सकते हो और वो जैसा वीडियो में कर रहा है वैसे आप कर सकते हो। उसके लिए भी सही वक्त होना चाहिए, आप खाना खाने के बाद में नहीं कर सकते हो, ये याद रखना, खाना खाने के बाद आप नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन, सही जगह पे सही चीज की आपको वैक्सीनेशन लेनी है। वैक्सीन यानी किसको बोला जाता है, बीमारी होने के बाद में ली जाती है, उसको बोला जाता है इंजेक्शन या मेडिसिन। और बीमारी न हो, बीमारी से बचने के लिए जो ली जाती है उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। जैसे कि आप लोगों ने रुबेला वगैरह के लिए ना, रुबेला का लिए थे ना आप लोगों को, उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। जो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया फंगस या कुछ भी आ जाते हैं तो वो उसको मार देते हैं, हमको वो बीमारी होने से नहीं देते। जैसे पोलियो वैक्सीन हम लेते हैं, पोलियो की वैक्सीन लेते हैं ना, तो पोलियो के जंतु हमारे पेट में आते हैं तो उसको मार देते हैं। वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन डिसीजेस। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी इट। आपके घर में अगर छोटा बच्चा अगर कोई होगा ना तो देखो उसको दिया होगा वो हरे रंग का एक कार्ड होता है, हरे रंग का कार्ड, और उसमें लिखा हुआ रहता है 3 साल की उम्र में ये इंजेक्शन लेने का, 5 साल की उम्र में ये लेने का, 12 साल की उम्र में ये लेने का, तो वो है वैक्सीनेशन चार्ट। डू यू नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना on 1st July 2015. In this scheme, best quality of medicines are made available in affordable prices in the citizen. Jan औषधि स्टोर आर launched for this purpose. जैसे जेनेरिक स्टोर है ना, वैसे ही जन औषधि स्टोर भी है, जहाँ पर आपको जो नॉर्मल दवाई है ना, वो नॉर्मल दवाई आपको कम कीमत पे मिलती है। Indian companies export the generic medicines on large scale. However, those medicines are sold under brand name with high prices in India. In America, 80% medicines used are generic. Due to this, hundreds of billions of money is saved there. अब यहाँ पर हमारा लेसन खत्म हो रहा है। आपको जेनेरिक के बारे में और अगर मालूमात चाहिए आप नेट पे भी जाके देख सकते हो, या मैंने आपको वीडियो भेजा है वो देख सकते हो। यहाँ पर आप देखते हैं हम लोग हमारे लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डे,
हमारे हेल्थ अवेयरनेस डे कौन कौन से हैं? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। फिर उसके बाद में 14 जून को जो है वो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे होता है, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, ये हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये जून और उसका अप्रैल का जा चुका है। 29 सितंबर का हम सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे, हमको सेलिब्रेट करना है ये। उसके बाद में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे है। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे है ना, उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो ये हम सेलिब्रेट करेंगे। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 13 पर देखेंगे, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भाजी खानी चाहिए पत्ते वाली, जिससे हम अपने बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, झाड़ू मार सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमको ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड के जो पुराने सेल्स होते हैं, हम लोग घर का पुराना सामान निकाल के भंगार वाले को देते हैं ना, घर का पुराना सामान निकाल के भंगार वाले को देते हैं ना, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर का जो पुराना ब्लड होता है, वो अगर हम किसी को डोनेट करते हैं तो उस बंदे को जिसको खून की कमी है उसका भी फायदा हो जाता है। और हमारे बॉडी का फायदा क्या होता है, हम ब्लड डोनेट करने के बाद में हमारे बॉडी के अंदर नया खून बनता है, तो नया खून जो होता है वो फ्रेश खून हमारे बॉडी के अंदर रहता है। तो ये है ब्लड डोनेशन के फायदे। 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3% of a time, for example RBCs, WBCs and platelets, है ना। अब किसी को समझो RBCs की जरूरत है, किसी को WBC की जरूरत है, या किसी को प्लेटलेट्स की जरूरत है, या किसी को पूरे खून की जरूरत है, तो खून के ब्लड बैंक वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, कहीं कहीं पे किसी किसी का खून जो है वो पूरा खून वैसा के वैसा रखते हैं। कभी कभी कोई ब्लड बैंक वाले जो होते हैं जिनके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, वो क्या करते हैं, उसके RBCs अलग कर लेते हैं, WBCs अलग कर लेते हैं, उसके प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं, उसका प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। तो जिसको किस चीज की कमी है वही चीज उसको दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो 1 can save life of 12 persons by donating the blood for 4 times a year। पूरे साल में कम से कम हमको 4 बार जो है वो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि नया खून बनने के लिए 3 महीने लगते हैं बराबर। ऐसा नहीं कि मिस ने बोले ना ब्लड डोनेट करने का तो उठे और निकले ब्लड डोनेट किया, गए और निकले ब्लड डोनेट किया, अरे हमारे मिस ने बोला हुआ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी ड्यूरेशन है। आप लोग ब्लड डोनेट 3 महीने में 1 बार कर सकते हो, 3 महीने में 1 बार कर सकते हो, अगर आप में बहुत ज्यादा ताकत है तो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ब्लड लेने के लिए जाओगे ना, वही बता देगा कि पहले तेरे तुम्हारे अंदर ब्लड है क्या, देख पहले यहाँ डोनेट करने आया है, तो सबसे पहले अपने अंदर खून बनाओ, समझे, तो ही ब्लड डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, दोबारा आपको समझना है। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने ये सारे वीडियोस जो है वो YouTube पे अपलोड किए हुए हैं। कभी आपके पास में अगर समझो इंटरनेट नहीं रहता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो ऐसे वक्त में आप लोग जो है वो YouTube पे जाएंगे। YouTube पे जाने के बाद में मेरे चैनल में से वो वीडियोस आप निकाल के देख सकते हो और बार बार देख के उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। यस मिस, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। यस मिस, बहुत अच्छा। ऐसा साइंस पढ़ा नहीं था ना इससे पहले, इतने सारे Yes, वीडियोस और इतने सारे सब चीजें देख के मजा आ रही है ना। हाँ लाडे सा, यस मिस, मजा आ रही है ना लाडे सा? हाँ लाडे सा, हाँ।